So hi guys, good morning. Today we are restarted our previous act, Indecent Representation of Women Act 1986. So section 1 to section 6 हमने ऑलरेडी कर लिए थे. तो फर्दर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7. कंपनियों द्वारा अपराध. ठीक है, तो स्पेशली वो अपराध कोई कंपनी है, कोई फर्म है, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा चलाया जा रहा हो. ऐसी कंडीशन में अगर वो कंपनी कोई अपराध कर रही है तो कंपनी एक इंडिविजुअल है, तो उसका जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा वो इस अपराध के लिए बराबर लायबल होगा. तो थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं हम. तो ये है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक यानी ऑथराइज्ड और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी के ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे. परंतु यहाँ एक प्रोविजो है स्पेशली नोट करने वाला. इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड की भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया हो और ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी. यानी जो भी ऑफेंस उसकी कंपनी के थ्रू हुआ वो उससे अनजाने में हुआ था, वो उसकी जानकारी में नहीं था. एंड द सेकंड थिंग, वो जब उसकी जानकारी में आया तब उसने उसको हटाने के लिए प्रॉपर कोई लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली थी या उसने कोई ऐसा एक्शन लिया था. सेकंड, सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सेक्रेटरी या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मुनानुकूलता से किया गया है, तो उस अपराध का किया जाना किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है. यहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा. देखिए, लॉ सिर्फ एक्टिव पर्सन की सपोर्ट कर. कोई ऐसा सेक्रेटरी, कोई ऐसा एमडी, कोई ऐसा सीईओ, कोई ऐसा मैनेजर जो साइलेंट था, जिसको अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है बट वो कोई एक्शन नहीं लिया, तो बिल्कुल वो अपराध का भागी है. सेक्शन 8, अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना. नमस्ते भैया जी. नमस्ते. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना तो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण. तो स्पेशली इस सेक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं है कि केंद्रीय सरकार का कोई भी व्यक्ति है या सरकार के अधीन आने वाला कोई भी व्यक्ति है जिसने सद्भावना से ऐसे कोई कार्य किया है जो उसकी नॉलेज में नहीं था, तो वो इसमें दंडित नहीं किया जा सकेगा. इसको पढ़ भी लेते हैं. इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही या की जाने वाली किसी कार्यवाही या आश्रित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी. नेक्स्ट, नियम बनाने की शक्ति. तो सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार अपने गजट में लाके नियम बना सकती है, तो इसको रीड करने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है. फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार. पार्ट 1, केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी. सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, हमें नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है. तो सेक्शन 7, 8, 9, 10 हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं. सेक्शन 7, कंपनी द्वारा अपराध. सेक्शन 8, अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना. सेक्शन 9, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए वाद.
सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 7 कंपनी द्वारा अपराध, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि उसका कोई भी प्रोप्राइटर, उसका कोई भी एमडी सीईओ वो अपराध करता है तो उसका कंपनी द्वारा अपराध। सेक्शन 8 अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, बेलेबल कॉग्निजेबल है। सेक्शन 9 सद्भावनापूर्वक कार्रवाई के बाद, सरकारी एम्प्लॉई कोई भी है जिसने सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया है लेकिन उसका ऐसा आशय नहीं था, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्तियां, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें नियम बनाने की शक्तियां हैं, मोटा मोटा ये हमें याद रखने की जरूरत है। सो थैंक यू, आज के लिए शुक्रिया। इसी के साथ हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एक्ट 1986 खत्म होता है, तो स्टार्ट करेंगे हम एक नए एक्ट के साथ। थैंक यू।